Hello everyone, let's start the kingdom protest as we have covered the kingdom monera in the second chapter of class 11 biology. So in the kingdom protest, in the first paragraph उसने ये समझाया है कि जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स है वो प्रोटिस्ट के अंदर रखा गया इन द RH Whittaker 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बट जो इसकी बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी एक बायोलॉजिस्ट को अगर वो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन लगता है तो दूसरे बायोलॉजिस्ट को वो प्लांट भी लग सकता है, तो इस वजह से इसकी बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं है ना। इसके नेक्स्ट में वही एग्जाम्पल से बताया कि इसमें क्या क्या है जो हमें स्टडी करना है, जैसे कि क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लोनॉइड्स एंड स्लाइमोल्स और प्रोटोजोन्स। ये प्रोटिस्ट के अंदर ये कवर करेगा एनसीईआरटी। नाउ इसमें फिर जो लास्ट लाइन है वो यही कह रहा है कि सम हैव फ्लैजेला और सीलिया, और प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस करेगा असेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, और ये प्राइमरली एक्वाटिक होते हैं। ये भी इसने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है। नाउ लेट्स स्टार्ट द 2.2.1 दैट इज क्राइसोफाइट्स। एज इन दिस टॉपिक बेसिकली ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, सिर्फ आपको याद करना है कि क्या है पर्टिकुलर टॉपिक में, क्या चीज़ है जो इंक्लूडेड है। तो मेरे हिसाब से अगर आप शॉर्ट नोट्स या बहुत ही क्लियरली उसके बगल में अगर आप लिखते हुए चलेंगे तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक के लिए याद रहेगा, वरना फिर बार बार उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। सो इन दी क्राइसोफाइट्स की जो पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा है उसने कि ये बेसिकली वो ग्रुप है जिसमें डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसे हम डिस्माइट्स कहते हैं, वो इंक्लूडेड होता है। अब ये फ्रेश वाटर में भी फाउंड होता है, मराइन एनवायरनमेंट में भी फाउंड होता है, और ये माइक्रोस्कोपिक भी होता है। और ये जो वाटर करेंट्स हैं, वाटर के करेंट्स पे पैसिवली, यानी कि ये एक्टिवली मूव नहीं करता, जैसे कि प्लैंक्टन्स वैसे ही पैसिवली ये मूव करता है। नाउ ये बेसिकली फोटोसिंथेटिक होते हैं ज़्यादातर, और इनके जो सेल वॉल्स होते हैं वो जैसे कि सोप बॉक्स होता है जिसमें हम साबुन रखते हैं, एक वो साइड होता है, वो साइड जो इस पर हम कवर करते हैं, तो एकदम ये वैसे ही हूबहू दिखता है जैसे कि टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स हो। और ये जो बना होता है इसके वॉल्स वो सिलिका से एम्बेडेड होते हैं, इस वजह से ये टूट नहीं सकते, यानी कि इंडिस्ट्रक्टेबल होते हैं। तो जब भी डायटम्स लेफ्ट बिहाइंड करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट होता है उस हैबिटेट में। तो इस वजह से उस एक्यूमुलेशन के वजह से, क्योंकि बिलियन ऑफ ईयर्स जितना भी सालों से अर्थ है, तो उस समय से रखते रखते वो डायटोमिशियस अर्थ, वो एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पे इनके सेल वॉल्स इकट्ठे होते हैं सी में, तो एक डायटोमिशियस अर्थ कहा जाता है। और क्योंकि फिर इसका इकोनॉमिक यूज क्यों होता है? क्योंकि ये ग्रिटी होते हैं। बीइंग ग्रिटी, क्योंकि ये ग्रिटी है यानी कि सैंडी टेक्सचर है इसका, इसलिए पॉलिशिंग में यूज होता है। और इसका एक और इकोनॉमिक यूज क्या है कि फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में भी यूज होता है। So the diatoms are the chief producers in the oceans. ये इसकी last line है, this is important. Now the next one is 2.2.2 that is dinoflagellates. Now इस पैराग्राफ में इस dinoflagellates के बारे में ये समझाया है कि ये ऑर्गेनिजम्स मोस्टली मराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। और जो इसकी नेक्स्ट लाइन है वो ये समझा रहा है कि ये बहुत सारे कलर में अपीयर होते हैं, और वो कलर इनके सेल के मेन पिगमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कौन से कलर के अपीयर होंगे। और इनका जो सेल वॉल होता है वो स्टिफ सेलुलोज प्लेट से मिलके बना होता है। आउटर जो प्लेट्स होते हैं, जो सेलुलोज प्लेट्स, वो आउटर सरफेस पे होते हैं। नाउ इनके पास दो फ्लैजुला होता है, एक जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनली होता है और एक जो दूसरा होता है वो ट्रांसवर्सली होता है। जो ट्रांसवर्सली होता है, इनके जो वॉल प्लेट्स होते हैं उनके बीच में जो फारो गैपिंग होती है उसके बीच में वो ट्रांसवर्सली मतलब वहां रहता है, एम्बेडेड रहता है। इसके बाद उसने एक लाइन बताई है कि रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, जिसका एग्जांपल है गोनियोलक्स, वो एक रैपिड मल्टीप्लिकेशन जाता है सी में, उसके वजह से, क्योंकि वो रेड कलर का होता है रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, इस वजह से वो पूरी टाइट जब वो उठती है तो वो रेड कलर की टाइट दिखती है। और जो टॉक्सिन्स रिलीज होता है, इतने सारे नंबर्स जो ये डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से, वो फिशेस को मारने के लिए काफी होता है, वो मार सकते हैं फिशेस को, यानी कि वो ये समझा रहा है कि ये पॉइजनस भी होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज 2.2.3 दैट इज यूग्लोनॉइड्स। सो यूग्लोनॉइड्स, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, यानी जो ठहरा हुआ पानी होता है उसमें वो जनरली मिलते हैं। उनके पास जो सेल वॉल है वो नहीं होता है। इसके अलावा उनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर, जिसे हम पेलिकल कहते हैं,
वो होता है जो इसकी कवरिंग करता है, और इसके वजह से इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। इनके पास भी 2 फ्लैजुला होता है, लेकिन एक शॉर्ट होता है और दूसरी तरफ एक लॉन्ग होता है। और ये सनलाइट की प्रेजेंस में तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, बट जैसे ही सनलाइट इन्हें नहीं मिलता तो ये हेटेरोट्रॉफ यानी कि अपना खाना दूसरे के ऊपर डिपेंड करके खाते हैं, और ये स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को मार के खाते हैं। सो इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लोनाइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यानी कि यूग्लोनाइड्स के जो पिगमेंट्स है और हायर प्लांट्स के पिगमेंट है वो लगभग सेम है। एंड इट्स एग्जाम्पल इज यूग्लेना। ये स्कूल के लिए भी इम्पोर्टेंट है यूग्लेना, लाइक शॉर्ट नोट्स भी आते रहते हैं इसके ऊपर। नाउ अबाउट स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स एक सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है, और इसकी जो बॉडी है ये जो गल जा रही है पत्तियां या फिर जो टहनियां, उनके ऊपर इनकी बॉडीज मिलेंगी आपको, एंड ये और उसके ऑर्गेनिक मटेरियल्स को इनगल्फ करके अपना काम चलाते हैं। जब इनके सुटेबल कंडीशंस होते हैं तो ये एग्रीगेट होके फॉर्मेशन करेंगे प्लाज्मोडियम का, और जो कि सेवरल फीट में ग्रो होगा। लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन होगा प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होगा। अनफेवरेबल कंडीशंस में प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता है और इनकी फ्रूटिंग बॉडी स्पोर्स बियर करती है अपने टिप के ऊपर, और फिर वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। और उनके जो स्पोर्स होते हैं उनके ट्री वॉल्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं और बहुत सालों तक किसी भी एडवर्स कंडीशन में ये सर्वाइव कर सकते हैं। और जो स्पोर्स होते हैं वो एयर करंट से डिस्पर्स होते हैं, यानी कि एयर करंट से, यानी कि जब भी हवा आता है तो हवा के साथ ही वो चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज 2.2.5 दैट इज प्रोटोजोन्स। नाउ बाकी सब में फिर भी एटलीस्ट फोटोसिंथेटिक थे या एक टाइम पे फोटोसिंथेटिक थे, लेकिन ये प्योरली हेटेरोट्रॉफ्स है और ये प्रेडेटर या पैरासाइट के तौर पे ही जीता है, और ये एनिमल्स का प्रिमिटिव रिलेटिव। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ दीज आर 4 मेजर ग्रुप्स। एनसीईआरटी ने प्रोटोजोन्स में 4 मेजर ग्रुप्स में पढ़ाया है। सो फर्स्ट वन इज अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, सी वाटर में भी और मॉइस्चर में भी। ये मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं बाय देयर फॉल्स फीट यानी सूडोपोडिया, जैसे कि अमीबा करता है। ना मराइन फॉर्म्स जो है उनके सिलिका शेल्स होते हैं सरफेस पे, और उसका सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा और पैरासाइट्स, और ये पैरासाइट्स होते हैं। नाउ जिसका सेकेंड दिया है वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है, और इस ग्रुप के मेंबर्स हैं वो या तो फ्री लिविंग है या पैरासाइटिक है, और इनके पास फ्लैजुला भी है, और ये डिजीजेस कॉज करते हैं जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा। जो थर्ड है वो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स है, यानी कि सीलिया तो उसके पास प्रेजेंट होगा ही। सिलिएटेड से हम समझ सकते हैं, सिमिलरली फ्लैजिलेटेड से हम फ्लैजुला समझ सकते हैं। इनके नाम से भी हम बहुत कुछ समझ सकते हैं कि वो क्या बताना चाह रहा है। जो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स है वो एक्वाटिक होते हैं, और ये क्योंकि इनके पास सीलिया तो प्रेजेंट होते हैं, बट सीलिया कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट शो करते हैं, और इनका एक कैविटी होता है यानी कि ओपनिंग जिसे हम गलट कहते हैं, एक आउटसाइड सेल सरफेस में, जिसकी वजह से जब सीलिया बीट करती है एकदम रिदम पे, तो खाना जो होता है वो इसके गलट के थ्रू अंदर आ जाता है। ना इसके एग्जाम्पल है पैरामीशियम। ना द लास्ट वन इज स्पोरोजोन्स। ऑब्वियसली बात है, नाम सुन के यही लग रहा है कि स्पोर्स तो होगा इससे रिलेटेड। ना दिस इंक्लूड्स, ये एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट करता है अपने लाइफ साइकिल में, इसलिए इसका नाम स्पोरोजोन्स है। और इसका एक एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरिया पैरासाइट, जो कि मलेरिया कॉज करता है। सो नाउ लेट्स मूव टू किंगडम फंगाई दैट इज 2.3। इसके पैराग्राफ में ये समझाया है कि फंगाई बेसिकली एक यूनिक किंगडम है हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की, और ये एक बहुत ही ग्रेट डाइवर्सिटी इन्फ्लुएंस करता है, चाहे वो मॉर्फोलॉजी में हो चाहे हैबिटेट में हो। ये भी समझा रहा है इस पैराग्राफ में कि हम वो फंगाई वो भी है जिसको हम खाते हैं, और फंगाई वो भी है जो कि पैरासाइटिक है, यानी कि वो डिजीज भी कॉज करता है दूसरी तरफ पे। फिर वो समझाते हैं कि एक यूनिसेलर फंगाई है जिसको ईस्ट बोलते हैं, एंड दे यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर, और दूसरी तरफ पे वो फंगाई भी है जो प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज कॉज करता है। उस एक एग्जाम्पल भी दिया पक्सीनिया का, जो कि वीट रस्ट कॉजिंग डिजीज है। और दूसरी तरफ उसमें ये भी अगली लाइन में ये समझाया कि उसमें से कुछ सोर्स भी है एंटीबायोटिक्स के, एग्जाम्पल पेनिसिलियम। सो बेसिकली फंगाई जो है वो एक कॉस्मोपॉलिटन है, यानी कि वो हर जगह ही मिलेगा, चाहे एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, एनिमल्स, प्लांट्स, हर जगह। और इनका जो प्रेफरेबल ग्रोथ है वो वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में होता है। तो
तो ये इसके फर्स्ट पैराग्राफ में समझाने की कोशिश की और फिर ये भी समझाया कि क्यों हम रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं ताकि हम अपने फूड्स को बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से बचा सके। फिर इन द नेक्स्ट पैराग्राफ वो उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझाया है। बेसिकली वो स्टार्टिंग ऐसे करता है कि ईस्ट यूनिसेलुलर है बट जनरली फंगाई जो है वो फिलामेंटस होते हैं और जो इनकी बॉडी होती है वो लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम हाइफे कहते हैं वो होता है। और जब द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम, दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन। एंड फिर वो सिनोसाइटिक हाइफे के बारे में बताते हैं। सिनोसाइटिक हाइफे इज व्हाट? बेसिकली कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। एंड फिर उसके बाद वो सेल वॉल, फंगाई का सेल वॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किससे कंपोज होता है, तो काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड से कंपोज होता है। ये कंपटीशन के लिए हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल वॉल किससे फॉर्म होता है फंगाई का? काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड से। ये चीज समझाने की कोशिश की है। फिर उसके बाद इसमें बताया कि मोस्ट फंगाई जो है वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स, इसलिए उसे सेप्रोफाइट कहा जाता है। और जो प्लांट्स और लिविंग एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। और बहुत सारे फंगाई ऐसे भी हैं जो सिम्बायोंट्स यानी कि किसी के एसोसिएशन में रहते हैं, यानी कि वो फंगाई जो कि एल्गे के साथ एसोसिएशन में रहता है उसे लाइकेंस कहते हैं, और वो फंगाई जो कि रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के एसोसिएशन में रहता है उसे माइकोराइजा कहते हैं। फिर आफ्टर ऑल दिस द नेक्स्ट पैराग्राफ में वो ये समझाने की कोशिश किया कि इनका रिप्रोडक्शन कैसा है। तो फंगाई का जो है वो बेसिकली अगर वेजिटेटिव मीन से होता है तो बाय फ्रेगमेंटेशन, फिजन या बडिंग से होता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स, जैसे कॉनिडिया और स्पोरेंजिया स्पोर्स और जू स्पोर्स। ये सब जो नाम है जो अलग अलग, उसे मतलब वो यूज कर सकते हैं, मतलब बाई शिफ्टिंग दैट नेम की कॉनिडिया की जगह वो जू स्पोर्स देते कि ये बाय थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस चीज को क्वेश्चंस में फ्रेम करने के लिए यूज होगा ये सारे वर्ड्स। फिर उसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया कि इज बाय oospores, ascospores एंड basidiospores। फिर उसने नेक्स्ट ये समझाने की कोशिश की जो सेक्सुअल साइकिल होती है फंगाई की वो 3 स्टेप्स में होती है। और ये 3 स्टेप्स कैसे हैं? पहला क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, यानी कि पहला जो फ्यूजन होता है वो प्रोटोप्लाज्म का होता है तो हम उसे प्लाज्मोगैमी कहेंगे। जो दूसरा फ्यूजन होता है वो न्यूक्लियस का होता है, यानी कि 2 न्यूक्लियस का जब फ्यूजन होगा तो उसे कैरियोगैमी कहा जाएगा। और जो लास्ट है, जो थर्ड स्टेप है, वो होता है मियोसिस, यानी कि जाइगोट। जाइगोट बेसिकली जब फॉर्म होगा, सो जाइगोट कहने का मतलब यानी 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसके पास होंगे। ये चीज सेल में बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगी सेल जब चैप्टर पढ़ा जाएगा। सो इन दिस क्या ये समझाने की कोशिश कर रहा है एनसीईआरटी कि जाइगोट का फिर मियोसिस होगा। मियोसिस विल लीड्स टू द एन नंबर यानी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन देम, यानी कि वो हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करवाएगा मियोसिस इन द जाइगोट। फिर जो उसके बाद नेक्स्ट है, सो इन द नेक्स्ट वन वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है अबाउट कि जब फंगस जब रिप्रोडक्शन होगा तो जब 2 हैप्लॉइड हाइफी जो कंपैटिबल मेटिंग है एक दूसरे के लिए वो जब फ्यूज करेंगे तो एक नॉर्मल रिजल्ट के दौरान डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन यानी कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे फंगाई जैसे कि एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज ऐसे फंगाई हैं जिनमें एक डाइकैरियोटिक स्टेज आता है। और डाइकैरियोटिक स्टेज का मतलब कि एक सेल 2 न्यूक्लियाई पर सेल, यानी कि एक सेल के पास 2 न्यूक्लियस वाला एक स्टेज आता है जिस कंडीशन को डाइकैरियन कहा जाता है और जिस फेज को डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस कहा जाता है। लेकिन लास्ट में पेरेंटल न्यूक्लियाई जो है फिर वो फ्यूज होकर सेल को डिप्लॉयड बना देती है। नाउ द फंगाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिविजन ऑकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। उस लाइन का मतलब ये हुआ कि वो फंगस जो है वो क्योंकि डिप्लॉयड सेल का फिर फॉर्मेशन होने के बाद रिडक्शन डिविजन होना जरूरी है, तो फिर वो हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन यानी बाय मियोसिस, रिडक्शन डिविजन यानी कि क्या मियोसिस करके फिर वो हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन कर देंगे। सो नेक्स्ट में ये समझाया है कि जो इनकी वेरियस क्लासेस हैं फंगाई को जैसे डिवाइड किया गया है तो वो किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो वो है पहला मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज। इनके बेसिस पे फॉर्म किया गया इनके क्लासेस को। तो पहला क्लास है 2.3.1 दैट इज फाइकोमाइसिटीज। सो इस पैराग्राफ में वो फाइकोमाइसिटीज के बारे में समझाया है कि ये एक्वाटिक हैबिटेट्स या डिकेइंग वुड यानी कि और मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में, ये वैसे भी फंगाई की खासियत है कि वो वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे ही मिलेंगे। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। इनकी जो माइसेलियम है वो असब्टेट है यानी और सिनोसाइटिक है।
असेप्टेट यानी किसी भी बायोलॉजिकल वर्ड जनरली असेप्टेट या आगे ए का लगने का मतलब होता है एब्सेंट। तो एसेप्टेट यानी कि एब्सेंट होगा, इनमें कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा, और इनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय जूस्पोर्स और बाय एप्लानोस्पोर्स। फिर इनकी जो स्पोर्स हैं वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होंगे स्पोरेंजियम में, एंडोजीनियसली यानी कि अंदर, तो स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होंगे। एंड जूस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, और जो गैमीट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे तो उसे आइसोगैमस कहलाएंगे, और जब डिसिमिलर होगा तो उसे एनाइसोगैमस और ऊगैमस कहेंगे। और जिनके कॉमन एग्जांपल्स फिर दिए हुए हैं वो आपको, और बेसिकली जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है ड्राइजोपस, जो कि ब्रेड मोल्ड है, वो चीज आपको याद रहेगी। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज 2.3.2 इज एस्कोमाइसिटिस। इसे हम सैक फंजाई भी कहते हैं, और ये मोस्टली मल्टीसेलुलर है। एग्जाम्पल इसका पेनिसिलियम है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। और इसका एक और एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयरली यूनिसेलुलर है, जो कि ईस्ट है। और ये सैप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, या कोप्रोफिलस यानी ग्रोइंग ऑन डंग। और इनके जो माइसीलियम है वो ब्रांच होते हैं और उनमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। इनके असेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं आर कोनिडिया, और ये एक्सोजीनियसली यानी कि बाहर प्रोड्यूस होते हैं। कहाँ? स्पेशल माइसीलियम जिसे कोनिडियोफोर्स कहते हैं वहां पे, यानी कि एंडोजीनियस नहीं है, जबकि फाइकोमाइसिटीज हमने देखा था कि वो एंडोजीनियसली थे और ये एक्सोजीनियसली है। तो अगर हम कंपेयर करके पढ़ेंगे इसे तो ज्यादा ढंग से हमें याद रहेगा, ज्यादा लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। और इनके जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं वो एस्कोस्पोर्स हैं, जो कि एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं सैक लाइक एस्काई में। और इनकी फ्रूटिंग बॉडीज को एस्कोकार्प भी कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, स्पेशली न्यूरोस्पोरा, जो कि जेनेटिक वर्क और बायोकेमिकल वर्क में यूज होता है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मोरल्स एंड ट्रफल्स जो कि एडिबल फंगाई है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट है वो 2.3.3 दैट इज बेसिडियोमाइसिटिस। ये कॉमनली जो इनका फॉर्म है वो मशरूम है, एंड दे ग्रो ऑन सॉइल, ब्लॉक्स एंड वही बेसिकली वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे। और इनके एग्जाम्पल है रस्ट एंड स्मट्स। एंड द माइसीलियम जो इनका है वो ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है, सेम एज इन एस्कोमाइसिटिस बट नॉट एज इन फाइकोमाइसिटिस। इनके जो असेक्सुअल स्पोर्स हैं वो जनरली नहीं मिलते हैं, बट इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, और इनके सेक्स ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं। बट प्लाज्मोगैमी बाय फ्यूजन होता है बिटवीन टू वेजिटेटिव सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स, या दो अलग अलग जीनोटाइप्स के दो वेजिटेटिव सेल्स के बीच में प्लाज्मोगैमी हो जाती है, और इसकी वजह से एक डाइकैरियोटिक स्टेज फॉर्म होता है, जो कि जिसको बेसिडियम कहा जाता है। और ये चीज हम वैसे भी स्टडी कर चुके हैं कि एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइटिस में एक डाइकैरियोटिक स्टेज का या डाइकैरियोटिक फेज एक होता है। फिर में कैरियोगेमी और मियोसिस हो जाता है बेसिडियम में। इस वजह से 4 बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियम में। और इनके जो फ्रूटिंग बॉडीज उसे बेसिडियोकार्प्स कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल वही मशरूम, स्मट एंड रस्ट है। Now let's come to deuteromycetes, that is 2.3.4, that is known as imperfect fungi, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ स्कूल एग्जाम्स ऑल्सो, क्योंकि इन पे शॉर्ट नोट्स ज़्यादातर आएंगे फंगाई में स्पेशली। एंड बेसिकली यही क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इम्परफेक्ट फंगाई क्यों कहा जाता है, तो और या फिर शॉर्ट नोट्स भी ऐसे लिखने को आ सकते हैं इनके ऊपर। तो ये इम्परफेक्ट फंगाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके असेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज के बारे में तो पता है, बट सेक्सुअल फॉर्म के बारे में नहीं पता है। बट जैसे ही इनका डिस्कवर हो जाएगा इनके सेक्सुअल फॉर्म की किस बेसिस से होता है और कैसे होता है, तो इन्हें इनके रिस्पेक्टिव क्लासेस यानी बेसिडियो, फाइको या एस्को, इन सब में उसके हिसाब से इन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये चीज भी पॉसिबल है। इसमें एक लाइन लिखी है कि अगर इनको असेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज की वजह से इन्हें एक नाम दे दिया जाए, और जैसे कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखा जाए, और जैसे सेक्सुअल स्टेज इनका डिस्कवर हो जाए तो दूसरे क्लास में भी, जैसे कि ऊपर का बेसिडियो एस्कोमाइसिटीज में डाल दिया जाएगा। नाउ इनका फिलहाल हमें असेक्सुअल स्पोर्स पता है कि जो कि कोनिडिया से होता है, और इनके माइसीलियम भी सेप्टेट और ब्रांच होते हैं सेम एज इन बेसिडियो एंड एस्कोमाइसिटीज, और इनके मेंबर्स सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स होते हैं, और जनरली डिकम्पोजर्स होते हैं और मिनरल साइक्लिंग में यूज होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स है ट्राइकोडर्मा। सो बेसिकली
वी हैव फिनिश्ड अबाउट प्रोटिस्ट एंड फंगाई। और इस चीज़ में हमने क्या जनरली वी हैव स्टार्टेड, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि प्रोटिस्ट में इट इज़ एन सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, और इसमें यूग्लेनॉइड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्लाइम मोल्स इज़ इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट उनके क्राइसोफाइट्स क्यों कहा जाता है, और उनमें जो सिलिका शेल्स के जो सोप बॉक्स हैं वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देन वी हैव स्टडीड अबाउट द स्लाइम मोल्स एंड प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में भी 4 पार्ट्स में उसे डिवाइड किया गया था, अमीबॉइड था, सिलिएटेड था, फ्लैजिलेटेड था, स्पोरोजोन्स था। एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट द फंगाई। फंगाई में हमने we have studied it is an heterotrophic organism and it is very cosmopolitan, warm और humid places में generally the fungi are growing। and उसके बाद उसके हमने classes we have studied कि the Phycomycetes is there, Ascomycetes, Basidiomycetes, and the last one that is Deuteromycetes, जिसका अभी confirm नहीं है, that is also known as imperfect fungi, वो we have studied। and हमने वो देखा कि डाइकैरियोटिक स्टेज इज देयर, जो कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में मिलता है। फिर वी हैव स्टडीड पर्टिकुलरली फाइकोमाइसिटीज, जो एनसीईआरटी में था कि दे हैव देयर असेप्टेट mycelium and they are xenocytic and they are obligate on parasite। obligate in parasite is basically what, कि जो चीज़ पर्टिकुलरली वो पैरासाइट जो अपनी लाइफ साइकिल विदाउट होस्ट कंप्लीट नहीं कर सकते, यानी कुछ फैकल्टेटिव भी होते हैं जो कि कंप्लीट कर सकते हैं अपनी लाइफ साइकिल, बट जो ऑब्लिगेट होते हैं वो अपनी लाइफ साइकिल अपने होस्ट के बिना नहीं खत्म कर सकते हैं। एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट द एस्कोमाइसिटीज। बेसिकली इनके माइसिलियम जो थे वो ब्रांच और सेप्टेट थे। इनके जो फ्रूटिंग बॉडीज है इट्स नोन एज एस्कोकार्प्स। फिर इनके बेसिकली एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि न्यूरोस्पोरा है, फिर मोरल्स एंड ट्रफल्स है, स्पर्जुलस इज देयर। Then Basidiomycetes we have studied कि it is basically known as mushroom। mushroom इसका मेन एग्जाम्पल है। रस्ट एंड स्मट है। इनकी माइसेलियम में ब्रांच और सेप्टेट होते हैं। इनमें सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, बट फिर भी प्लाज्मोगेमी होता है बाय 2 वेजिटेटिव सेल्स, जो कि डिफरेंट स्ट्रेन या डिफरेंट जीनोटाइप हो जिनके पास, उनके बीच में। एंड द लास्ट वन इज द इम्परफेक्ट फंगाई, दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। सो नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे अबाउट द basically the सबसे important topic of the biological classification, that is the viroids, viruses, prions and the lichens. So hope you like this video. Thank you.